हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेज अजमेर पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपने भी रीट 2025 का फॉर्म फिल किया होगा और रीट 2025 के फॉर्म फिल करते समय आपने भाषा जो चुनी होगी वो अवश्य ही हिंदी चुनी होगी। और यहाँ पर हिंदी भाषा में भी आपने फर्स्ट लैंग्वेज चुनी होगी। ज़्यादातर विद्यार्थी L1 के विद्यार्थी हो या आप L2 के विद्यार्थी हो, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों में से हिंदी भाषा प्रथम को ही चुना जाता है, क्योंकि इसमें केवल 2 गद्यांश आते हैं, उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ शिक्षण विधियों के सवाल पूछे जाते हैं। भाषा सेकंड में क्या होता है कि वहाँ एक गद्यांश आता है जो कि काफ़ी कठिन माना जाता है। तो ज़्यादातर विद्यार्थी भाषा फर्स्ट लेते हैं। अब यहाँ पर जब भाषा फर्स्ट लेते हैं तो यहाँ पर कम से कम 15 प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के पूछे जाते हैं। इन 15 शिक्षण विधियों के जो प्रश्नों में से अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो लगभग आप 15 में से 13 या 14 सवाल आसानी से राइट कर सकते हैं और यही आपके स्कोर को बढ़ाने वाला विषय कहा जाएगा। यानी आप भले आप लेवल 1 के विद्यार्थी हो या लेवल 2 के विद्यार्थी हो, हिंदी शिक्षण विधियों के 15% है वो आपके स्कोर को काफ़ी बढ़ाने वाले होते हैं। ये सरल होता है, आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में लगभग हम 20 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और आपके जो प्रश्न है वो उनका जो लेवल है वो आपकी ज्ञान परखने के लिए हमने बनाया है। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से आप 20 प्रश्नों को देख सकते हैं कि आपने अब तक जो बुक से पढ़ा है उसका आपको कितना इसमें आ रहा है। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आप किस पद्धति को अपनाएंगे? अगर आप मातृभाषा में शिक्षण करवा रहे हैं और मौखिक अभिव्यक्ति करवा रहे हैं तो उसमें किस पद्धति को आप अपनाएंगे? डाल्टन विधि को, खेल विधि को, प्रोजेक्ट विधि को, स्वाध्याय विधि को? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो होगा खेल पद्धति। इस खेल पद्धति को ही आप क्या करेंगे? यूज करेंगे मातृभाषा के शिक्षण में। और खेल विधि के जो जन्मदाता है वो आपके नाम है कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक जो है एक वैज्ञानिक है, इसने इस विधि को क्या दिया है। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। किसी आदर्श लिखावट का जैसा का तैसा अनुकरण क्या कहलाता है? अगर कोई एक पैराग्राफ है यानी आदर्श लिखावट में लिखा हुआ है, आपने बच्चे को जैसा का तैसा लिखने के लिए कहा है, तो बच्चा क्या करेगा? उसका अनुकरण करेगा। अनुकरण करके वो क्या करेगा? लिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये एक अनुलेख कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अनुलेख कहलाएगा, क्योंकि बच्चा अनुकरण करके उसको क्या कर रहा है? लिख रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? अनुलेख कहलाएगा। और ये सभी विद्यार्थी प्राइमरी कक्षाओं में करते हैं, तभी उनका जो लिखावट है वो काफी सुंदर होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है। यानी लिखित कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उसमें त्रुटियों का कौन सा प्रकार होगा? व्याकरण के नियमों के संबंधित दोष, सही बात है, आप व्याकरण की त्रुटियां करेंगे लिखते समय। विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, सही बात है, आप कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ बिंदु लगाना है, कहाँ घड़ी पे लगाना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, इसी गलती करेंगे। मात्राओं का, आ की मात्रा, ओ की, आप मात्राओं का और वर्णों का भी आप क्या करेंगे? अशुद्धियां लिखेंगे। तो ये तीनों ही प्रकार है, ये लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार कहा जाएगा। अगला सवाल है, मौन वाचन के कितने भेद हैं? यानी मौन वाचन के कौन कौन से प्रकार होंगे? मौन वाचन का गंभीर वाचन और द्रुत वाचन, ये दोनों प्रकार होते हैं। मौन वाचन का गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। द्रुत वाचन का होता है कि वो तेज गति से वाचन कर रहा है। तो ये दोनों ही प्रकार क्या हो गए? मौन वाचन के होते हैं। अगला सवाल है, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? अगर आप मौन ही वाचन कर रहे हैं, यानी आप रेगुलर, यानी कई दिनों तक आप मौन वाचन कर रहे हैं, तो आपके कौन सा दोष आ सकता है? वर्तनी का दोष आ सकता है, लेखन संबंधी गलतियां हो सकती है, सीखने में मंदता आ सकती है, उच्चारण संबंधी दोष। तो मौन अगर आप निरंतर कर रहे हैं मौन वाचन, तो उसमें क्या है? उच्चारण वाला दोष आ जाता है। यानी आप फिर बाद में क्या है कि किसी शब्द को अच्छी तरह से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब तक पढ़ रहे हैं, आपने मौन वाचन किया है, तो कई शब्दों को आप क्या करेंगे? उनका उच्चारण उचित नहीं कर पाएंगे। ये इसका दोष रहने वाला है। अगला सवाल है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता रहती है? शुरू में जब बच्चा छोटा होता है, पढ़ने के लिए आता है, तो उस वक्त बालक और बालिकाओं को किसकी नितांत आवश्यकता होती है? गंभीर वाचन की, द्रुत वाचन की, शेषवर वाचन की, विद्यालय शिक्षा। गंभीर वाचन नहीं होगा। द्रुत वाचन यानी मन मन में तेज पढ़ना, ये भी नहीं होगा। शेषवर वाचन यानी शेषवर, जैसे के से कबूतर, खे से खरगोश। शेषवर वाचन के अंदर विद्यालय में बच्चा शुरू के अंदर ये इसकी नितांत आवश्यकता रहती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यानी माध्यमिक स्तर पर हिंदी विषय का शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं रहेगा। तो बालकों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराना, लिपि का ज्ञान कराना, शब्द भंडार, लोकोक्ति, मुहावरों आदि के भंडार में वृद्धि करना, बालक में सौंदर्यपूर्ण एवं भावान्वित की क्षमता विकसित करना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि माध्यमिक स्तर पर लिपि का ज्ञान नहीं होता है। ये माध्यमिक स्तर पर नहीं होता है, ये उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। लिपि का ज्ञान का होता है उच्च माध्यमिक जो स्तर होता है, वहां पर हम क्या करेंगे?
हम लिपि का ज्ञान कराते हैं। जैसे साहित्य का विषय होता है, जैसे हिंदी साहित्य का विषय, वहाँ पे लिपियों का ज्ञान कराया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला राइट रहेगा। अगला सवाल है, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर सुनाता है। यानी एक शिक्षक है जो किसी गद्यांश को शुद्ध पढ़ता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेट पढ़ता है, तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? समवेत वाचन, समूह में वाचन होता है, पठन वाचन, पढ़कर वाचन कर रहे हैं, आदर्श वाचन, शेषावर वाचन। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आदर्श वाचन। एक शिक्षक है ना, वो कभी भी वाचन करता है तो वो आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? ये आदर्श वाचन एक शिक्षक के द्वारा किया जाता है। शिक्षक का जो वाचन होता है वही क्या कहलाता है? आदर्श वाचन कहलाता है। शेषावर वाचन, पठन वाचन ये अलग होते हैं। अगला सवाल है, भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि होती है, भाषा शिक्षण की जो सूत्र विधि होती है उसका मूल स्रोत कौन सी भाषा है? जर्मन भाषा है, अरबी भाषा है, संस्कृत भाषा है या तुर्की भाषा है? तो सूत्र विधि का जो मूल है वो है संस्कृत भाषा। क्या है? संस्कृत जो भाषा है ये इसका मूल स्रोत कहलाएगी। अगला है, प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है? प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? शुरू के अंदर व्याकरण का नियम बनाना, नियमित ज्ञान, व्याकरण के सूत्र, व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। तो शुरू के अंदर क्या होता है कि व्याकरण का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सिखाया जाना चाहिए। शुरू के अंदर ये व्यावहारिक ज्ञान ही सिखाना चाहिए। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, भाव पक्ष और कला पक्ष। एक तो होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। इन दोनों का जो विवेचन करते हैं वो किस विधि में किया जाता है? भाव पक्ष का और कला पक्ष का जो विवेचन है वो किस विधि में किया जाता है? तुलना विधि में, ये दो में तुलना होती है, गीत विधि में, समीक्षा प्रणाली में, उद्बोधन विधि में। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, भाव पक्ष और कला पक्ष का जो विवेचन है वो समीक्षा प्रणाली में किया जाता है। किसमें किया जाता है? समीक्षा प्रणाली में ये किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, किस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण बताता है? पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण देकर नियम को क्या करता है? स्पष्ट करता है। तो ये कौन सी विधि है? ये आगमन विधि है, निगमन विधि है, तुलनात्मक विधि है? तो पहले नियम बताता है फिर उदाहरण बताता है, ये निगमन विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? निगमन विधि बनाती है। तो निगमन विधि में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। निगमन विधि में क्या होता है? नियम से आप कहाँ चलते हैं? उदाहरण की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं आप? उदाहरण की तरफ चलते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में उदाहरण से हम क्या करते हैं? नियम की ओर चलते हैं। उदाहरण से क्या चलते हैं? नियम की ओर चलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम, पहले उदाहरण के माध्यम से आप नियम सिखाते हैं, और निगमन विधि में नियम के माध्यम से आप उदाहरण सिखाते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम बताता है फिर उदाहरण देता है, तो ये निगमन विधि के अंदर आएगा। ये इसका ऑप्शन राइट। अगला सवाल है, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है? सीखने की होती है, खेलने की होती है, अनुकरण की होती है, उपयुक्त तीनों? तो बालकों में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो अनुकरण करने की होती है। किसकी होती है? अनुकरण। प्रत्येक बालक क्या होता है? अनुकरण के माध्यम से ही ज़्यादा सीखता है। अपने घर में भी जो बालक होता है वो अपना ही अनुकरण करके ज़्यादा सीखता है। तो इसका ऑप्शन ये राइट रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला है, कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है? आगमन विधि का नहीं है। आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं? कौन सा होगा? तो मूर्त से अमूर्त होता है, ये राइट है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी राइट है। निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये इसमें क्या है? गलत है। और ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये भी क्या? राइट है। तो इसमें आगमन विधि का नहीं पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन निश्चित से अनिश्चित नहीं होता है। जो आगमन विधि के होते हैं उसके विपरीत कर दो। अगर आपको जो आगमन विधि के तो ये हो गए, तो इसमें ये ऑप्शन गलत है। अगर आपको निगमन विधि का देखना है तो निगमन विधि में क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है, सूक्ष्म के स्थूल की ओर होता है, और यहाँ पर निश्चित से अनिश्चित ये आगमन में होता है, और अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें होता है? निगमन में। तो आगमन का अपोजिट ही क्या है? निगमन है। तो ये आगमन और निगमन विधि एक दूसरे क्या है? विपरीत है। अगला सवाल है, ग्रात्मक कौशल क्या है? ग्रहण करने का जो कलात्मक है वो कैसा कौशल है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, तो आपको पता है, सबसे पहले आपको सुनना होता है, लिसनिंग। इसके बाद आपको स्पेनिंग, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? आप रीडिंग करेंगे, यानी सुनेंगे, बोलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे, रीड करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? उसमें जो आपने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखना सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। तो आप सबसे लास्ट में क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। लिखना का जो काम है वो लास्ट का हो, ठीक है। तो इसमें जो ग्रात्मक कौशल है उसमें पठन और श्रवण आता है। क्या आता है? पठन और श्रवण। तो ये इसका ऑप्शन आएगा, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। तो ये क्रम भी पूछा जाता है कि इसका क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपका होता है सुनना, उसके बाद जो दूसरा कॉलम होता है वो आपका आता है बोलना,
उसके बाद क्या आता है, आपका आता है पढ़ना, और उसके बाद में क्या आता है, आपका लिखना आता है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक क्रम है। ठीक है, इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, उसके बाद में ये। तो ये सुनना और पढ़ना पहले नंबर का, और तीसरे नंबर का जो है ये ग्रहात्मक कौशल आता है। किस में आता है, ग्रहात्मक कौशल आता। अगला सवाल है, कक्षा अभिनय किस शिक्षण की विधि है? कक्षा अभिनय, कक्षा में अभिनय, कक्षा अभिनय का मतलब होता है कक्षा प्लस अभिनय। और अभिनय कब किया जाता है? अभिनय नाटक में किया जाता है। किस में किया जाता है? नाटक में किया जाता है। तो इसकी कौन सी प्रणाली होगी? नाटक शिक्षण। कौन सी विधि होगी? नाटक शिक्षण। अगला सवाल है, भारत में, इंपॉर्टेंट सवाल है, परिभाषा ही, परिभाषा भी पूछी जाती है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की जो संख्या है काई बार है, और अशिक्षितों की जो संख्या है वो अपार जलराशि है। ये किसका कथन है? तो ये कथन है डॉक्टर एनी बिसेट का कथन है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट। इसके बाद संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? एक संश्लेषण विधि होती है, एक विश्लेषण विधि होती है। संश्लेषण विधि में सिखाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो संश्लेषण विधि में क्या होता है, सबसे पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, उसके बाद शब्द बनाना सिखाए जाते हैं, और उसके बाद में वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो ये संश्लेषण विधि का क्रम रहेगा। सबसे पहले वर्ण, वर्ण का मतलब जैसे ए आ ई, ठीक है। उसके बाद में शब्द बना देंगे जैसे अब, और अब की बार, ये पूरा इसकी क्या करेंगे, वाक्य बना लेंगे। तो इसी कहते हैं संश्लेषण विधि के अंदर आता है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, किसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है? शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप से मौखिक आलेख ही पाठ योजना। ये किसने कहा? ये कहा है डेविज ने। इसने कहा है डेविज ने, ये डेविज की परिभाषा है। अगला सवाल है, पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक, पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक उत्प्रेरक क्या होता है? उद्देश्य कथन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मूल्यांकन, प्रस्तावना। तो पाठ योजना में उत्प्रेरणा जो प्रक्रम होता है वो होता है प्रस्तावना। ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा। अगला है, इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, परिभाषा देखो, एक शिक्षक कक्षा में कविता का वाचन पाठ करता है, उसका आयोजन कर रहा है, वे किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास का उपयोग वो कर रहा है? तो ये कर रहा है अभिव्यक्ति। किसका कर रहा है? अभिव्यक्ति। इसका ऑप्शन राइट रहेगा अभिव्यक्ति। आपका नजर इस पे गया होगा, लेकिन अभिव्यक्ति रहेगा। अगला है, इंपॉर्टेंट है, साइलेंट रीडिंग। ये एक पुस्तक है, ये किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ब्रायन की रचना है। साइलेंट को हम क्या कहते हैं? मौन कहते हैं। और रीडिंग को हम क्या कहते हैं? वाचन, यानी मौन वाचन जो है रचना, ये किसकी है? तो ये ब्रायन की। इंग्लिश में लिखा है साइलेंट रीडिंग। अगला सवाल है, मौन वाचन का जो मूल्यांकन है वो किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? बहुविकल्प के द्वारा, सत्य सत्य परीक्षा, पूर्ति परीक्षा, उपयुक्त में से तीन होता है। ये तीनों इसमें क्या होता है, मौन वाचन का मूल्यांकन आप इसमें कर सकते हैं, यानी मन ही मन में पढ़कर आप इसे लिख सकते हैं। तो ये रीट 2025 में जो आपका पेपर आने वाला है, तो यहाँ पर हिंदी शिक्षण के लगभग आपके 30% पूछे जाएंगे, और 30 में से ये 15 शिक्षण विधियों के पूछी जाएंगी। तो इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट हो रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगे इसे भी हमें जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।